हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म गुजर्स मिशन एजुकेशन। और आज क्लास 10th वालों, तुम्हारे लिए वन ऑफ द मोस्ट वेटेड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर मैं साइंस पोर्शन की बात करूँ तो तुम सभी के सामने वो चैप्टर हाजिर है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी, जब आप इस वीडियो को एंड तक देखने वाले हो ना, तो तुम्हें ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। हर एक टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। बस मेरी एक ही दरख्वास्त है, एक तो इस चैप्टर को एंड तक देखना, और दूसरा बिना कॉपी पेन लिए प्लीज़ इस चैप्टर को मत देखना, क्योंकि बिना कॉपी पेन लिए इस चैप्टर को जस्ट एज अ वीडियो की तरह देखना खुद में ही एक पाप है। ठीक है, एक तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने ज़्यादा इसकी वेटेज हम लोगों को देखने को मिलती है, और इसी को भी ढंग से नहीं पढ़ना, ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने नोट्स को प्लीज़ बनाते रहना, मेंटेन करते रहना, और एंड तक बने रहना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं कि मेटल्स क्या है। ठीक है, मेटल्स बेसिकली मेटल्स आपके है क्या। ठीक है, तो अब मेटल्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डोनेट करते हैं। अब क्या डोनेट करते हैं? ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जो सब्सटेंसेस आपके डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे होते हैं मेटल्स। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके होते हैं मेटल्स। ये मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया है मेटल्स का। इसके बाद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक्सेप्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और जब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो नॉन मेटल्स जो हैं, इनके ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, और ये एक्सेप्ट करते हैं। किसको एक्सेप्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये एक जनरल क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखो, जब हम कभी भी मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इनके दो तरीकों से क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली हम इनकी फिजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा होती है केमिकल, दूसरा होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, वन बाय वन दोनों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो एक्सेप्शंस आते हैं उसको क्लियर करेंगे, एंड देन आगे चलते रहेंगे इस चैप्टर में। जो आपके मेटल्स होते हैं, अगर मैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो कुछ मेजर प्रॉपर्टीज है जिनको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। बहुत आसान प्रॉपर्टीज है, गिनी चुनी ही प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, चलो कलर बदल लेते हैं। सबसे पहले कलर बदलने के बाद आते हैं पहली प्रॉपर्टी पर गाइज। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी अपीयरेंस शाइनी होती है, और शाइनी अपीयरेंस को हम लोग एक प्रॉपर वर्ड देते हैं जो कि है लस्टर या फिर लस्ट्रस। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके मेटल्स होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, वो चमकते हैं। ठीक है, दूसरा सोनोरस। क्या? सोनोरस, दैट मीन्स द एबिलिटी जिसके थ्रू आपके जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप साउंड प्रोड्यूसिंग भी मेटल्स को बोल सकते हैं। जो आपकी स्कूल बेल्स होती हैं, बेसिकली उनको बीट करने पर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थर्ड आप लोग पढ़ सकते हैं डक्टिलिटी के बारे में। अब ये डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू आप मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा भी होगा, कॉपर के वायर्स होते हैं। ठीक है, ये डक्टिलिटी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है। और मोस्ट डक्टाइल जो आपको देखने को मिलता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? वो दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। AG&AU, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, अब फोर्थ मेलिएबिलिटी के बारे में आप लोग पढ़ते हो। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी में आप थिन शीट्स में बीट डाउन कर देते हो किसी भी मेटल को, और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की थिन शीट्स बन जाती हैं, उसको बीट कर करके हम लोग उसको थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ मेलिएबिलिटी हो गया है। सोनोरस, उनकी सोनोरस प्रॉपर्टी हो गई है, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर। अब किस चीज के गुड कंडक्टर हैं वो? सबसे पहला
एक तो हीट के गुड कंडक्टर हैं, यानी हीट इनके पास से बहुत आसानी से पास हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी के भी बड़े अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। कौन? मेटल्स। ठीक है, इसके बाद क्यों? क्योंकि इनके पास हम लोगों को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है, और इसके बाद इनकी हार्डनेस, इनका हार्ड नेचर होता है, बेसिकली आप बहुत आसानी से इनको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स की। जब मैं मेटल्स के बारे में पढ़ती हूँ तो मैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल कुछ दायरे हैं जिनको सामने रख देती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो मेरा मेटल कहलाएगा। अब इसी के पैरेलल हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, जो भी प्रॉपर्टी मेरी मेटल के अंदर है वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट नॉन मेटल्स के अंदर होगी। जैसे कि शाइनी अपीयरेंस, नॉन मेटल्स के अंदर शाइनी अपीयरेंस नहीं होगी। कैसी अपीयरेंस होगी? डल अपीयरेंस होगी, मुझे कोई शाइन देखने को नहीं मिलेगी। सोनोरस, आवाज जब प्रोड्यूस होती है, बेसिकली साउंड प्रोड्यूसिंग, बीट करने पर आप लोगों को बहुत सारी साउंड देखने को मिलती है, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर, तो बेसिकली आप उनमें से साउंड नहीं निकलवा सकते हैं। डक्टिलिटी, वो थिन वायर्स में क्रिएट नहीं हो सकते हैं। कौन? नॉन मेटल्स। मेलिएबिलिटी, आप उनको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन इसका क्या है? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में, और वो टूट जाते हैं अगर आप उनको ब्रेक करेंगे तो, या फिर बीट करेंगे। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, और हार्डनेस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज करा दी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो अब जरूरी हो जाता है एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ना। अब ये एक्सेप्शंस बेसिकली है क्या? यानी कि जो हमें फिजिकल स्टैंडर्ड सेट करके दिए हैं मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के, कुछ ऐसे खुराफाती सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। इट मीन्स कि जो उनको बेसिक क्राइटेरियाज दिया गया है वो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका हो जाएगा आयोडीन। ये जो आयोडीन भैया हैं, ये क्या है? ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, बट स्टिल ये शाइन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? शाइन करते हैं। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये शाइन करते हैं। ये कुछ ऐसे ही हो गया कि आपकी सराउंडिंग कैसे भी सही, लेकिन आपने ठान लिया है कि आपको शाइन करना है, तो आयोडीन भी कुछ उसी तरीके का है कि कैसी भी इसकी सराउंडिंग्स है, ये क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है। ठीक है, अब आपका आयोडीन सबसे पहला एक्सेप्शन है। इसके बाद आप मरकरी के बारे में पढ़ते हैं, सीजियम के बारे में पढ़ते हैं, और गैलियम के बारे में पढ़ते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर भी, ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड होते हैं, विच मीन्स कि जो इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेंटेन नहीं रहता है। किसका? मरकरी, सीजियम एंड गैलियम का, मेटल्स होने के बावजूद भी। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम एंड सोडियम के बारे में। ये मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी इतने सॉफ्ट होते हैं नेचर में कि हम इनको कट कर सकते हैं नाइफ की मदद से भी। और क्या है? ये मेटल्स हैं। जो ये हैं उनका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ के एंड एन ए, यानी कि पोटेशियम एंड सोडियम के बाद आप डायमंड के बारे में पढ़ते हो। डायमंड क्या है? डायमंड है हीरा। यस, हीरा तो है, लेकिन वो नॉन मेटल भी है, और नॉन मेटल होने के बावजूद उसके अंदर अगेन इतनी ज़्यादा हार्डनेस है कि वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस हम डायमंड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है आपकी। ठीक है, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। ये किसकी एक्सेप्शंस है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस है। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया है कि मेटल्स क्या होते हैं। मैम, मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है इनका। ठीक है, हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ दी, आपने हमको बता दी है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ये होती हैं कि ये आपके सोनोरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के या फिर इलेक्ट्रिसिटी के, और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं अपने नेचर में। अब मैम यही आपने हमें बता दिया नॉन मेटल्स के बारे में, कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और आपने हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया है, और अगर नहीं बताया है तो अब बता देती हूँ कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये इन सभी प्रॉपर्टीज को अपोज करते हैं, कि अगर कोई भी आपका मेटल लस्टरस है तो नॉन मेटल लस्टरस नहीं होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपोज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, किसकी? नॉन मेटल्स की। इसके बाद मैंने आपको इसके बारे में कुछ एक्सेप्शंस बताए, और वो एक्सेप्शंस कौन कौन से थे? आयोडीन का एक्सेप्शन हो गया है, डायमंड का एक्सेप्शन हो गया है, या फिर आपका सोडियम का, पोटेशियम का,
ठीक है। मरकरी वगैरह का जितने भी मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए हैं फिर वो क्लियर किए। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या कर लिया है कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। अब हम लोग आते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं पहले वो बताती हूँ। देखो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से, डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो मेजरली हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं हम लोग। जब हम कभी भी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, मेटल की रिएक्शन मैंने करवा दी ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में भाई? ऑक्सीजन के साथ में। तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मुझे मिलता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और ये जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये आपके होते हैं बेसिक इन नेचर। जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, ये मेजर दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा सबसे पहला कि जो आपके मेटल्स हैं जब वो रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में तो वो फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। और जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं बेसिक अपने नेचर के अंदर। ठीक है, ये दो बातें मैंने आपको बताई और ये दोनों को दोनों बातें ही बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर मैंने एक मेटल ले लिया Cu, मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 2CuO। ये मेरा क्या है? ये मेरा है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि ये मेरा है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। मैंने क्या किया? मैंने सोडियम को ले लिया, रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। तो मुझे क्या मिल गया? 2Na2O विच इज सोडियम ऑक्साइड। अगर मैंने क्या किया 4K यानी मैंने पोटेशियम को ले लिया और मैंने रिएक्ट करा लिया उसको ऑक्सीजन के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहला क्यों? क्योंकि जब कभी भी आपका Na या फिर K यानी कि सोडियम और पोटेशियम जब आपका रिएक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है। बहुत ज़्यादा कैसे रिएक्ट करता है? विग्रसली रिएक्ट करता है। जब कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका Na और पोटेशियम रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आपके Na एंड के यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम है, इनको हम लोग स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल, रीजन बीइंग क्योंकि ये रिएक्ट कर लेते हैं, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी विग्रसली, रिएक्ट विद ऑक्सीजन विग्रसली। ठीक है, आप इनको ओपन एयर में नहीं रख सकते हो क्योंकि अपने आप इनमें आग लग जाती है। ये क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये प्रॉपर्टीज है आपकी सोडियम एंड पोटेशियम की। अब मैंने आपको कुछ देर पहले अभी ही इसी स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि जो मेटल ऑक्साइड है वो मेरे बेसिक होते हैं नेचर में, यानी उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, लेकिन कुछ आपके मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स, प्योर मेटल ऑक्साइड शोज बेसिक नेचर एज वेल एज एसिडिक नेचर। वो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों को दोनों शो करते हैं वो आपके होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि आपका एसिडिक और बेसिक, जो कि आपका एसिडिक और बेसिक दोनों के दोनों नेचर को शो करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है, अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि आपके एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं नेचर में। नॉर्मली जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉर्मली मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, लेकिन वो मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं वो होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, सबसे पहला Al2O3, ये मेरा क्या है? दिस इज माई एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है मेरा? ये Al2O3, ये मेरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये मेरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है,
एम्फोटेरिक, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर ये एसिडिक नेचर भी शो करेगा और ये बेसिक नेचर भी शो करेगा। अब किस तरीके से शो करेगा वो बताती हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, Al2O3 को मैंने लिया और मैंने उसको रिएक्ट करवा दिया 6HCl, यानी एसिड के साथ में मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया और मैं देख रही हूँ कि मुझे मेरा मिल गया है AlCl3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरा, दिस इज माई एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेरा एसिड होता है, ठीक है। Al2O3 इसने बेस की तरह काम किया, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड ने इधर बेस की तरह काम किया। मैंने सिंपली देखा, रिएक्शन हुई, कैरी आउट, और मुझे AlCl3 मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर मैं Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मैं लेती हूँ और रिएक्ट करवा देती हूँ 2NaOH के साथ में, जो मेरा क्या है, बेस है। जब मैं बेस के साथ में इसको रिएक्ट करा रही हूँ तो मुझे दिखता है कि ये मेरा एसिडिक नेचर को शो कर रहा है और मुझे मिल जाता है NaAlO2 विच इज सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका नाम याद रखना। अब देखो, ये मेरा यहाँ पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर बेसिक नेचर शो कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरा एम्फोटेरिक नेचर जो है यहाँ पर वो प्रूफ हो जाता है। तो जब मैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में बात करती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ती हूँ कि जो मेरा मेटल है, जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, और यही मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं नेचर में। अब जब मैंने Na और K की रिएक्शन की स्टडी की तो मुझे पता चला कि ऑक्सीजन के साथ में ये विग्रसली रिएक्ट कर देते हैं, और इसीलिए मैं इनको क्या करती हूँ, केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखती हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर को शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करने की वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि देखो, यहाँ पे मैंने एसिड के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ पे मैंने बेस के साथ में रिएक्शन आपकी परफॉर्म करवा दी है। तो इधर बेस की तरह Al2O3 यानी कि आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह अपनी रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर एसिड की तरह अपनी रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इस तरीके से रिएक्शन विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन आपकी क्लियर होती है। अब आती है आपकी रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर के साथ में रिएक्शन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी वाटर के साथ में रिएक्शन जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। देखो, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। किसके बारे में? रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। होती क्या है ये बेसिकली ऐसा एलिमेंट का एक प्रॉपर सेट होता है जिसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। देखो, KNaCa, दिस इज माई रिएक्टिविटी सीरीज। मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगी तो मुझे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो दिखते रहेंगे, मेरे को मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो मिलते रहेंगे। यानी कि जो मेरा K और Na है ये मेरे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। मैंने बताया ना अभी, ऑक्सीजन के साथ में अगर इनको हम लोग छोड़ देना तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन के साथ में अगर हम लोग इनको छोड़ देते हैं तो ये कैच कर लेते हैं फायर को, आग लग जाती है इनमें। कैसे लग जाती है? क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिस तरीके से आप नीचे जाते हैं तो आपको लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। चलो अब आते हैं रिएक्शन विद वाटर के ऊपर। जो आपके शुरू के ये दो आपको दिख रहे हैं प्राणी, ये आपके K एंड Na, ये आपके रिएक्ट करते हैं विग्रसली, रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, ठीक है, विद वाटर। बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऑल्सो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि K और Na यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में तो हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि ये आग पकड़ लेते हैं, कैचेस फायर। इतनी ज़्यादा आपकी हाई होती है इनकी रिएक्शन, इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि यहाँ पर आपको आग तक देखने को मिल जाती है। इसके बाद कैल्शियम भी अगेन कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेता है, यहाँ पर आपको लेकिन फायर देखने को नहीं मिलती है। एक और बात कि ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कर देते हैं, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन इनकी परफॉर्म होती हुई हमें दिखती है। उसके बाद है आपके पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
देखो मैग्नीशियम जो है आपका, ये आपका हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है, गर्म पानी के साथ में इसकी रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाती है। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ये जो है ये स्टीम के साथ में अपनी जो इनकी जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म आउट कर लेते हैं। बाकी के जो बचे हुए आपके एलिमेंट्स हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इनके अलग नखरे चल रहे होते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ये वाटर के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपका KNa एंड C ये बेसिकली है क्या, KNa एंड Ca, ये आपका कोल्ड वाटर के साथ में, ये आपका कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन परफॉर्म को कर लेते हैं, रिएक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं। ऑल्सो कैचेस फायर, ठीक है, लेकिन आपका कैल्शियम जो है वो आग नहीं पकड़ता है, लेकिन रिएक्शन परफॉर्म होती है। उसके बाद आपको दिखता है मैग्नीशियम, ये आपका हॉट वाटर गर्म पानी के साथ में, हॉट वाटर गर्म पानी के साथ में अपनी रिएक्शन को कैरी आउट कर लेता है। मैग्नीशियम के बाद में जितने भी बाकी के आपके यहाँ पर एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, ये मेरा स्टीम के साथ में, ये स्टीम भाप के साथ में अपनी रिएक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं। और जो आपके रेस्ट एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे डू नॉट इवन परफॉर्म, ये परफॉर्म ही नहीं करते हैं, डू नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन को परफॉर्म करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया है किसका, रिएक्शन विद वाटर के साथ का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं जब आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं, मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड, जब आपकी मेटल की रिएक्शन, जब आपके मेटल की रिएक्शन होती है डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो आपको एक सॉल्ट फॉर्म होता हुआ दिखता है। ठीक है, सिंपली यू विल सी कि मेरा एक जो सॉल्ट है वो परफॉर्म होता हुआ मेरे को दिखेगा, या फिर मेरा जो सॉल्ट है बेसिकली वो फॉर्म होगा। ये आपको मिलता है जब आपके मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ में अपनी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, और आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। कैसी रिएक्शन देखने को मिलती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेटल ले लिया Zn, जिंक मैंने मेटल ले लिया, साथ में मैंने ले लिया डाइल्यूट एसिड विच इज लाइक HCl ले लिया मैंने, चलो, तो अब मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि ZnCl के साथ में फॉर्म कर लेगा, और साथ में H2 गैस मेरे को देखने को मिलती है, यहाँ पे मेरे को H2 गैस भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब Zn के अलावा अगर मैं एल्यूमिनियम ले लेती हूँ, इसकी मैंने अगर रिएक्शन करवा दी है एसिड के साथ में, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, AlCl2, साथ में मेरे को H2 गैस जो है वो बाहर निकलती हुई दिख जाएगी। तो ये मेरा होता है जब मेटल्स मेरे रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है कि अनटिल एंड अनलेस ये जो आपका एसिड है ये HNO3 हो, यानी कि मेरे मेटल्स रिएक्ट तो कर सकते हैं, सॉल्ट भी फॉर्म कर लेंगे, लेकिन किसी और एसिड के साथ में अदर देन HNO3। अगर HNO3 होगा तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। इसका रीजन पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका HNO3 होता है ये होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है अपने साथ में जो भी इसके साथ में मेटल रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होती हुई नहीं नज़र आती है। तो HNO3 इसीलिए एक स्पेशल केस होता है जहाँ पर आपको एसिड जो होता है मेटल के साथ में वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलो ये हो गया आपका HNO3। यहाँ पर आप बेसिकली एक टर्म और पढ़ते हो विच इज़ योर एक्वा रीजिया। क्या पढ़ते हो, एक्वा रीजिया। अब एक्वा रीजिया है क्या, दूसरे टर्म्स में आप इसको रॉयल वाटर भी बोल देते हो। रॉयल वाटर क्या होता है, ये बेसिकली 3:1 का एक लिक्विड होता है। अब ये 3:1 है क्या, ये बेसिकली कंसनट्रेटेड HCl को आप लेते हो 3 रेशियो में, और कंसनट्रेटेड HNO3 को आप लेते हो, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को आप लेते हो 1 रेशियो में। इन दोनों को बेसिकली आप मिला देते हो और आपको मिल जाता है आपका एक्वा रीजिया। ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूमिंग लिक्विड। और जो आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने का काम करता है, डिसॉल्व्स
गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड एंड प्लैटिनम को ना ये डिसॉल्व भी कर देता है, ये लीस्ट रिएक्टिव में आता है आपके, लेकिन फिर भी उनको डिसॉल्व कर देता है। इतनी इसकी कंसंट्रेशन होती है हाई एक तरीके से, किसकी, एक्वा रीजिया की। होता क्या है, 3:1 इसका बेसिकली रेशियो होता है, जिसमें कि आपको कंसंट्रेटेड HCl 3 रेशियो में देखने को मिलता है, और 1 रेशियो में आपको कंसंट्रेटेड HNO3 देखने को मिलता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है। और ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, हम लोगों ने जाना है कि जो मेटल्स हैं आपके वो क्या होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिकली वो होती कौन कौन सी हैं और कैसी होती हैं। उसके बाद अब आप लोगों ने ख़त्म कर लिया इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ख़त्म नहीं की है, बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने इसकी पढ़ ली हैं बस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने सोनोरस पढ़ा है कि सोनोरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के या फिर इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा हार्डनेस होती है। नॉन मेटल्स की इनकी बिल्कुल ऑपोजिट गाथा होती है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इसमें आपने देखा कि जो आपकी रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। इसके बाद आपने देखा कि वाटर के साथ किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, और फिर आपने देखा डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनकी बॉन्डिंग के बारे में। किनकी बॉन्डिंग के बारे में, किस तरीके से जो आपके मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को शो करके रखते हैं। देखो, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है क्या वो बताती हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली है क्या, आपका कोई भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन का जो मेरा अटोमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर इज 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। अब जब मैं इसको ब्रेक करूंगी इसकी शेल्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा 2 और 6। ठीक है, 2 और 6, एक सेकेंड, 2 और 6 मिलकर बना रहे हैं 8। ठीक है, ये रूल होता है कि आपकी K, L, M और N 4 शेल्स होती हैं। ठीक है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हैं, दूसरी शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तीसरी में भी आप 8 भर सकते हैं, और चौथी में भी आप 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होता है। पहली K शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है, बचे मेरे 6, वो मैंने दूसरी इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी जो L आपकी शेल है उसमें मैंने वो फिल कर दिए हैं। ये मेरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ पे मैं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती हूँ, फिलअप कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म विच इज योर आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड होता है जो आपका ट्रांसफर से बनता है। अब किसका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाता है, जिस बॉन्ड के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया जाता है वही बॉन्ड आपका होता है आयनिक बॉन्ड। अब मैं इसी के अंदर आपको बताती हूँ फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन बताती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती किस तरीके से है वो बताती हूँ। देखो, जो आपका Na है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ब्रेक करूं तो इट विल बी 2, 8 और 1। ठीक है, अब क्या है, Na को यहाँ पर एक टर्म आती है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल बेसिकली होता क्या है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो आपका लास्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए बेसिकली, तब आपका जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अपने आप में स्टेबल कंसिडर किया जाता है। तो आपका Na है, इसके लास्ट में 1 है, तो अगर मैं इस 1 को हटा दूं तो मेरा ये जो Na है ये मेरा स्टेबल हो जाएगा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नोबल गैसेस के अंदर फिर ये आ जाएगा, यानी कि ये स्टेबल फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। ये मेरा होता है Na। ठीक है, अब बेसिकली Na को क्या करना है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर मिल जाएगा मुझे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्लोरीन के ऊपर, Cl जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है इसकी, 2, 8, 7, यानी कि इसकी वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस मतलब कि आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा और इसको ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। ठीक है, तो Cl क्या करेगा, Cl विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। Na डॉट से मैंने दिखा दिया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इसको देना है, और Cl, ठीक है, 7 इसके साथ मेरे को इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7।
ठीक है, ये मेरा Na का हो गया, ये मेरा Cl का हो गया। अब देखो Na के ऊपर एक डॉट, Cl 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इसने ले लिया। Na के ऊपर एक आ गया पॉजिटिव चार्ज, Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसने ये ले लिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस, ये क्यों आया है प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, क्या किया है, डोनेट, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिल रही है, और जैसे ही मुझे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलती है तो मैं वहाँ पहचान जाती हूँ कि यहाँ पर मेरा आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, जो कि क्रिएट हुआ है इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर, इन दोनों मेटल्स के ऊपर, इन दोनों सब्सटेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। अब आयनिक बॉन्डिंग की भी अपनी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती है, अपनी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती है, सबसे पहला सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इन वाटर दिस दे आर सोल्यूबल, पर अगर मैं देखती हूँ केरोसिन के अंदर या फिर और कोई भी उसके अंदर, तो वो इनसोल्यूबल होते हैं, वहां पर सोल्यूबल नहीं होते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं। दूसरा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है, सिंपल सा इसका रीज़न होता है कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो हमें देखने को मिलता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर करने के बाद हम लोगों ने इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज का फंडा देखा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों ने क्लियर किया इनका केमिकल प्रॉपर्टीज का फंडा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों ने अलग उसमें पढ़ा इनकी बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या क्या होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ी है, एक्सेप्शंस पढ़ी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में किस तरीके से वाटर के साथ में या फिर ऑक्सीजन के साथ में आपकी रिएक्शन होती है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो बॉन्डिंग है वो जगह लेती है। अब इसके बाद आपका आता है लास्ट टॉपिक विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और इसी पर हम करते हैं ये लेक्चर अपना खत्म। क्यों, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेरे हिसाब से शायद उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर शायद इसकी जो स्पेसिफिसिटी है या फिर जो इसको हम लोगों को स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए, जो इसकी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, वो शायद अलग वीडियो अगर हम लोग इस पर बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो मेजर पार्ट है वो इस वीडियो में कवर है, और बहुत जल्द आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के ऊपर भी एक बहुत शॉर्ट वीडियो और बहुत क्रिस्प और बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनकर मिल जाएगी गुजर्स मिशन एजुकेशन के चैनल पर ही। तो आई होप यहाँ तक आपको ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं होगा, और अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आपको कौन से अलग टॉपिक पर कुछ भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, कोई भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हर एक के कमेंट का आंसर किया जा रहा है। तो एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो भी, जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी को कमेंट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है अगर आप लोगों का, प्लीज़ उस क्वेश्चन को कमेंट में पूछें, आंसर्स विल बी गिवन टू यू ऑल। एंड आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैप्टर को एंड तक देखने के लिए, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी।